नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक से पहले कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर ये उड़ी हुई है कि अखिलेश और मायावती में यूपी में फिर से गठबंधन हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है या जानबूझकर ये खबर फैलाई गई है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दूसरी खबर यह है कि नीतीश जी को गठबंधन का संयोजक वगैरह बनाने का कोई मोह नहीं है, बस सबको एकजुट करना उनका काम है और लक्ष्य है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नंबर 2 ने इससे अलग बात कह दी है। तीसरी खबर यह है कि कांग्रेस मुंबई की बैठक से पहले राहुल गांधी के फेस पर 2024 वाला तिलक लगा देना चाहती है, लेकिन इसको इंडिया गठबंधन में सपोर्ट नहीं मिल रहा क्या, ये भी आपको बताऊंगी। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश से। आखिर 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे बड़ा राज्य है। क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खिसकी हुई नजर आ रही है? क्या कांग्रेस जैसे दलों को भरोसा नहीं है कि यूपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को अकेले अखिलेश यादव के दम पर हराया जा सकेगा? सवाल पब्लिक का में आज ये सवाल इसलिए उठ गया क्योंकि सूत्रों का दावा है कि बीएसपी प्रमुख मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए संपर्क साधा गया। सवाल यह है कि किसने संपर्क किया, किससे बात हुई, क्या संपर्क हुआ, लेकिन यहां तक कि कुछ सीटों के बंटवारे की भी खबरें आ रही हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक में 26 दलों के अलावा अन्य 3 दलों के शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र का क्षेत्रकारी संगठन, दूसरा हरियाणा का आईएनएलडी हो सकता है और तीसरे नंबर पर बीएसपी को लेकर सस्पेंस जारी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या यूपी में मोदी योगी की काट मायावती अखिलेश हो सकते हैं? इंडिया अलायंस की टेंशन सिर्फ अपना कुंभा बढ़ाने की नहीं, बल्कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये भी हो सकती है। कांग्रेस के कई नेता अब खुलकर राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर लेने लगे हैं। तो बिहार में बार बार नीतीश कुमार के इनकार को उनका दावा माने जाने लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थक भी दावेदारी में पीछे नहीं हैं। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि उनकी सरकार की नीतियां होंगी। क्या इंडिया गठबंधन को मोदी से सीधे टकराने का जोखिम समझ आ रहा है? क्या मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात करने वाला इंडिया अलायंस अभी तय ही नहीं कर सका है कि उसकी लड़ाई की पूंछ क्या होगी और मूंछ क्या होगी? फिर से अखिलेश प्लस मायावती, खबर पक्की है या अफवाह? यही है आज सवाल पब्लिक का। इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक के होस्ट उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर लिखा, जो लोग देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। इस बैठक की तैयारियों को लेकर सूत्रों से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक तिरंगे की थीम पर इंडिया अलायंस का एक झंडा या लोगो हो सकता है। सितंबर के गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिनमें 6 से 7 बड़े नेता और सीएम मौजूद रहेंगे। इन रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निजी हमला नहीं होगा, ये पॉलिसी बनाई गई है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश भर से 450 सीटों की पहचान भी हो चुकी है, जहां गठबंधन से सिंगल कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। मुंबई बैठक में इंडिया अलायंस का चेयरमैन, एक कोऑर्डिनेटर और 4-5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन इसी प्रस्ताव को लेकर इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा पेच फंस सकता है। सुनिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया।
नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं है। मोदी के खिलाफ साझा गठबंधन की पहल करने वाले नीतीश कुमार घोषित तौर पर अपने लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को जननायक घोषित करने पर तुली हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की ये दावेदारी बिना यूपी के पूरी नहीं हो सकती। कम से कम हमारे 3 सूत्र बता रहे हैं कि मायावती से संपर्क साधा गया है, लेकिन मैं ये भी साफ कर दूं कि आधिकारिक तौर पर बीएसपी ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में 80 में से 40 सीटों की शर्त बीएसपी की तरफ से रखी गई है और ये खबर इतनी तेजी से उठ रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि आग के बिना धुआं कहां से हो गया। मैं दोबारा ये साफ कर दूं कि मायावती से इंडिया अलायंस के संपर्क की खबर अभी तक आधिकारिक नहीं है। यहां मैं आपको बताती चलूं कि 23 अगस्त को मायावती ने कहा था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा था कि यूपी में गठबंधन से बीएसपी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि बीएसपी का वोट तो ट्रांसफर होता है लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बीएसपी की तरफ ट्रांसफर नहीं होता। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा सिरदर्द है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर योगी की जमकर तारीफ। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या 26 दलों के साथ आने के बाद भी इंडिया अलायंस को नरेंद्र मोदी को हरा पाने का कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा? सवाल नंबर 2, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फेस बताने के कांग्रेस नेताओं के दाव से क्या नीतीश कुमार ममता बनर्जी का दावा कमजोर पड़ रहा है? सवाल नंबर 3, इंडिया नाम के बाद तिरंगे की थीम पर झंडा या लोगो क्या 2024 में मोदी के राष्ट्रवाद की थीम को चुनौती है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुधींद्र भदौरिया नेता बीएसपी हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता विवेक बंसल जी से। विवेक बंसल जी, क्या राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के दावेदार हैं तो कांग्रेस खुल के क्यों नहीं करती बात इसकी? और 2 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की, क्या इसको सपोर्ट नहीं मिला कि बार बार हर मुख्यमंत्री आकर कह रहा है, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, नाना पटोले जी कह रहे हैं, तमाम कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही बनने चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आज प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया कि योगी आदित्यनाथ का किस तरह से यूपी में कामकाज चल रहा है, तो वो डबल इंजन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को डरा तो नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल उसके बाद ही ये खबरें आने लगी कि मायावती से संपर्क साधा गया है, 40 सीटों की मांग है। अगर 40 सीटें मायावती और 40 सीटें मिल जाएंगी समाजवादी पार्टी को, तो देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस कहां खड़ी होगी? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं नाविका जी, जहां तक आपने कहा कि राहुल गांधी जी को लेके कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है,
या नेता इसलिए बार बार हमारे कांग्रेस के नेता इस चीज़ को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी की सक्षमता को लेके और राहुल जी की नेतृत्व को लेके, इस इंडिया अलायंस को लेके। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई संशय और विवाद नहीं होना चाहिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश के पूरे राष्ट्र में उनका एक प्रभाव है और किसी एक सूबे तक सीमित नहीं है, इससे मेरे ख्याल से आप सब सीमित होंगे। और दूसरे आंकड़े भी तय करेंगे जो सीटों का जब बंटवारा होगा या सीटें किसको ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, वो भी एक मानक होगा, एक पूरी जो एक लोकप्रियता भी मानक होगी। इन सब को अगर हम अपने सामने मद्देनज़र रखते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि राहुल गांधी निर्विवाद रूप से, और देखिए इंडिया अलायंस एक व्यापक दृष्टिकोण को लेके आज बना है। इस देश के संविधान की कहीं ना कहीं आपने देखा बिल्किस बानो केस में किस तरीके से वो निकल के आया कि जो उनको माफ़ी थी, उससे पहले 2020 में सीबीआई ने क्या कहा था कि इट्स ए हीनियस क्राइम, ये बहुत ही संगीन और दुर्दांत घटना है और इसमें कोई इनके जो कठोर कारावास में कोई उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, और 2021-22 में उसको तब्दील कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सीबीआई प्रभाव में थी वर्तमान सत्ता के। तो मेरा कहने का, मैं इसका उदाहरण क्यों रहे विवेक बंसल जी, सीबीआई की तो डिस्कशन अपनी जगह है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी राहुल गांधी को बनाना चाहती है पीएम? सवाल ये है मेरा जी। देखिए सवाल आपका ठीक है, आपका सवाल बहुत तार्किक है, बहुत अपने आप में प्रासंगिक है, पर लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये कहा कि दो मानक होंगे, और आपने ये कैसे सोच लिया कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इसको लेके कोई आशंका है क्या, अखिलेश जी का कोई या और देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं, या अगर वो अखिलेश जी को या कहीं ना कहीं उसको लेके कहते हैं तो उनको स्वाभाविक है, उनको कहना भी चाहिए, पर लेकिन एक वास्तविकता, एक व्यवहारिकता भी होती है, एक जो प्रैक्टिकल चीज एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज को तय करने का, किसी भी विवाद को तय करने का, अगर उसको तय करने के मानक बनाए जाएंगे तो उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। उसमें जो है प्रथम पंक्ति पे कहिए, प्रथम नंबर पर राहुल गांधी जी का नाम आएगा। चलिए राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्या अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को प्रधान, योगी और मोदी, विवेक बंसल जी बाकी पार्टियां भी हैं वो भी बोल रहे हैं, अलायंस पूरी है यहां पर, राजकुमार भाटी जी क्या सब तय है कि राहुल गांधी जी नंबर 1 पोजीशन पर खड़े हैं और ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो, लालू जी हो, अखिलेश जी हो, सब लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फेस बनाने के लिए ही ये कवायद कर रहे हैं? नावका जी, जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहा जा चुका है, ऐलान किया जा चुका है कि हम चुनाव में कोई चेहरा लेकर नहीं जाएंगे। चुनाव से पहले हमारा कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा, कोई दावेदार नहीं होगा। पहली बात, ये सवाल चुनाव के बाद उठाएगा जब सांसद चुन के आ जाएंगे कि प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं। उसके लिए भी एक फार्मूला जो गठबंधन है वो तय कर रहा है। मैं केवल इतनी गारंटी दे सकता हूं कि इंडिया की पार्टियों में इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, कोई विरोधाभास नहीं होगा। जो सवाल आपने मुझसे पूछा, अगर सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी का नाम सामने आता है तो हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरे, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हर पार्टी के कार्यकर्ता और छोटे नेता चाहते हैं कि हमारे नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका लगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी चाहते हैं, आरजेडी के भी चाहते हैं, जनता दल यू के भी चाहते हैं, कांग्रेस के भी चाहते हैं। लेकिन जो इन पार्टियों के नेता हैं, ना तो राहुल गांधी जी ने दावेदारी की है, ना नीतीश कुमार जी ने की है, ना श्री अखिलेश यादव जी ने की है, ना ममता बनर्जी ने की है, बल्कि सारे लोग ये कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा जो माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विषय में कहा। दो बातें उन्होंने कही कि पहले से ज्यादा विकास हो रहा है और पहले अपराध के तौर पर जाना जाता था प्रदेश, अब अपराध नहीं हो रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। जब आप लंबे लंबे झूठ बोलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं और बिल्कुल बेसिर पैर की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ता है।
कृपया आप थोड़ा अध्ययन कर लिया करें, थोड़ा आंकड़े इकट्ठा कर लिया करें। आपकी दोनों बातों के विपरीत हैं आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी 24 राज्यों की विकास दर की, उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 23वां है। अखिलेश यादव जी के टाइम में ज्यादा विकास दर थी, 7 दशमलव कुछ थी। अब योगी जी के शासनकाल में वो 4.6 पे आ गई है। विकास दर घटी है। क्राइम का जहां तक संबंध है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है, एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए पिछले साल के, कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, पुलिस कस्टडी में हुई मौतों में नंबर 1 पर है। और जो एनसीआरबी के दिए हुए आंकड़े हैं, अखिलेश यादव जी के समय में 1 वर्ष के अंदर टोटल 2,35,000 क्राइम हुआ। माननीय योगी जी के शासनकाल में 3,57,000 क्राइम हुआ 1 साल के अंदर। तो आपके दोनों दावे झूठे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त है। किसी भी दिन के आप अखबार उठा के पढ़ लें, चलिए रोजाना के चलिए तो जवाब लेती हूँ। आप कह रहे हैं अखिलेश जी भी दावेदार हैं, ममता जी भी दावेदार हैं, नीतीश जी भी दावेदार हैं, और सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता बन जाएं। लेकिन एक मिनट भाटी जी, हाँ भाटी जी, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन शहजाद पूनावाला, कभी कोई नेता खुद थोड़ी कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। दावा तो सपोर्टर से ही आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस इंडी गठबंधन को, इंडी अलायंस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो काम इसरो तक हाथ में लेने को तैयार नहीं है, उस बेटे के लॉन्च मिशन में इंडी अलायंस लग चुका है और राजकुमार भाटी से लेकर बाकी नेता उसमें लग चुके हैं। तो मैं उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं कि 14-15 बार जो रिलॉन्च होने के बाद भी फेल होता है, उस मिशन को भी इंडी अलायंस ने हाथ में ले लिया है। इसरो भी इस प्रकार से वो इतना बल नहीं दिखाता जो बल आज राजकुमार भाटी जी दिखा रहे हैं, पहले तो। अच्छा, दूसरी बात नाविका जी, पता है आपको, एक बड़ा फेमस ट्विटर का एक्स का हैंडल है घर के कलेश। अब मुझे लगता है वो घर के कलेश वाला इसको चेंज करके बनाएगा गठबंधन के कलेश, क्योंकि हर रोज इनके गठबंधन से एक कलेश होता है। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कलेश थमता नहीं था, तो लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस का शुरू हुआ, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का शुरू हुआ, कांग्रेस और लेफ्ट का केरल में शुरू हुआ, ये कांग्रेस वाले और उद्धव सेना वालों का शरद पवार जी के साथ कलेश शुरू हुआ, और बाकी बचा जो कलेश था वो अब प्रधानमंत्री कौन होगा। वैसे तो कोई वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि नाविका जी, जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का पैक्ट है। पी फॉर परफॉर्मेंस 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, ए फॉर एक्सेप्टेबिलिटी है सब में, सी फॉर कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं, और टी फॉर टाइम टेस्टेड है। पर दूसरी ओर क्या है? समाप्त गठबंधन। समाप्त का मतलब क्या है? सनातन विरोधी। आज आपने मौर्य जी का बयान सुना, आपने आईयूएमएल का बयान सुना, आपने देखा शिव शक्ति पॉइंट का भी विरोध। ए फॉर किस प्रकार से ये लोग अपीजमेंट करते हैं, एम फॉर मजबूरी में बना है, ये तो अधीर रंजन चौधरी बोल गए। पी फॉर परिवारवाद तो ऐसा है कि जवाहर पॉइंट रखकर चंद्रमा पर भी परिवारवाद करते हैं, तिरंगा पॉइंट नाम से इनको जो है एक प्रकार से घिन आती है। और टी फॉर किस प्रकार से बार बार तू मैं करने वाला। तो ये समाप्त गठबंधन है, और इसलिए एक प्रकार से जनता के पास पैक्ट लेकर मोदी जी जा रहे हैं। दूसरी ओर ये समाप्त गठबंधन है। परंतु आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, लास्ट लाइन। देखिए, राहुल गांधी ने आज तक एक दिन भी एक्सपीरियंस का नहीं कमाया है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, और इसी गठबंधन में शरद पवार जी पूर्व मुख्यमंत्री, ममता जी करंट मुख्यमंत्री, केजरीवाल जी करंट मुख्यमंत्री, नीतीश जी करंट मुख्यमंत्री। पर कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। भूपेश बाघेल कहते हैं और कोई नहीं बनेगा, केवल राहुल गांधी चेहरा बनेंगे। मतलब कि उन्होंने ही शरद पवार जी को, अखिलेश जी को, बाकी के इनके जो ममता जी को, नीतीश जी को किस प्रकार से नीचा दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं ये कांग्रेस कहां खड़ी है इसका अलायंस नहीं है। एक तरफ से तो कांग्रेस को कहां से समाप्त करना है ये इनके मन में है, और कांग्रेस बाकी सोचती है कि मुझे इनके कंधों पर चढ़कर कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, लेकिन अगर सब इकट्ठे हो गए 450 सीटों में और बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट डाल दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी दिक्कत हो सकती है। एक ही मैं 10 सेकंड लूंगा क्योंकि बाकी पैनलिस्ट अपने मौके के लिए बाकी है, रुके हुए हैं। चलिए मान लेते दिल्ली में एक ही इन्होंने कैंडिडेट दिया। दिल्ली में कांग्रेस और आपका कितना वोट शेयर था? मिलाकर 40%, और हमारा अकेले अपने बलबूते पर 56%। ठीक है, दिल्ली में तो आपका होगा, लेकिन एक साथ भी आते हैं। समाजवादी और बसपा साथ आई थी, क्या हुआ 2019 में? लेकिन तो ऐसे कई उदाहरण, लेकिन देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां इतना अरिथमेटिक में
आपको सही नहीं दिखेगा। सबसे पहले सर्वे कराने का काम 2024 का टाइम्स नाउ नवभारत ग्रुप ने किया था और उसमें आप ही ने यह फैक्ट बताया था कि 270 से ऐसी अधिक सीटें जिसमें 50% से ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है। ये आप ही के चैनल पे आप ही ने बताया हुआ फैक्ट है नाविका जी, तो बता दीजिए कि कहां पर है। शहजाद पूनावाला जी, मैं बात इस बात की कर रही हूं कि अभी तक ग्राउंड पर अलायंस हुआ नहीं है मैं तो वो कांग्रेस की बात कर पार्टी रहा हूं। का और बाकी घटक दलों का इंडिया के। अगर ये हो जाता है तब क्या होगा, लेकिन उससे पहले जस्ट एक लाइन, मैं तो वो कह रहा हूं कि इन सीटों पे आज भी बीजेपी का 50% प्लस वोट शेयर है, तो ये साथ आ भी जाएंगे तो भी 50% क्रॉस नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो मैं सुधींद्र भदौरिया जी से पूछना चाहती हूं। भदौरिया जी, क्या यह सच है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है? अखिलेश यादव जी और बुआ जी साथ में आएंगे, इस बार भी हराना है मोदी को। पिछली बार ये ट्रायल बलून हुआ था, शायद थर्ड टाइम लकी हो जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। 14 और 19 में तो नहीं हो पाया। तो भदौरिया जी, क्या मायावती बहन जाएंगी इंडिया गठबंधन के साथ? और आधिकारिक तौर पर शायद कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये भी नंबर आ रहे हैं कि 40 सीटें उन्होंने मांगी हैं, 40 नहीं तो 35 पे बात बनेगी। ये सारी टाइप की अटकलें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है। आज ये जानना जरूरी है कि वाकई में मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ है या नहीं। देखिए, मैं आप ही के चैनल से और आपके माध्यम से ही केवल ये सुन रहा हूं कि इतनी सीटें मांगी गई हैं, इतनी सीटें नहीं मांगी हैं। हम जैसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी की विचार पथ पर चलने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, ये हम जानते हैं कि हमारी पार्टी ने जब से इसका जन्म हुआ है वो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पर चलकर आगे बढ़ी है। मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने मिलकर इस पार्टी को बनाया और विचारधारा के आधार पर पार्टी को बनाया है। हमने हर तरह के उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पर हम कभी अपने पद से पीछे नहीं हटे हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता तमाम पूरे देश में जो भी हैं और उत्तर प्रदेश में विशेषकर, आप जानती हैं, सभी लोग कह रहे थे पिछले चुनाव में कि बहुजन समाज पार्टी का इतने एमएलए आए, इतने आए, पर फिर भी बहुजन समाज पार्टी को 1,20,00,000 वोट मिले हैं। केवल उत्तर प्रदेश में इतने वोट मिले हैं। सीटों का प्रश्न नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या जब चुनाव होंगे उस चुनाव के अंदर देश के जो दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोग हैं, महिलाएं हैं जिनका शोषण हुआ है, उन लोगों के लिए क्या दिशा होगी, क्या दशा बनेगी, ये सारे प्रश्न सबसे प्रमुख प्रश्न हैं। बहन मायावती जी ने, जहां तक उनका प्रश्न है, उन्होंने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपने ट्विटर हैंडल के जरिए और तमाम माध्यमों में कार्यकर्ताओं में संबोधित करते हुए, और हम सब लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा है और सोशल मीडिया में भी देखा है, उनकी घोषित पोजीशन है। लेकिन फिर ये हवा कहां से उड़ी सुधींद्र भदौरिया जी? एक लाइन में मुझे बता दीजिए कि ये अटकलें शुरू कहां से हुई? जहां से आपको ये तो हवा तो आप लोग उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो कार्यकर्ता हूं, हमारे पास तो ऐसी कोई, मैं तो साफ कह रही हूं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हवा फिर भी उड़ रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये हवा उड़ी है, आज सुबह से ये चर्चाएं चल रही हैं या नहीं चल रही? और अगर चल रही है तो इसमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि आग हो तभी धुआं होता है, लोग कहते हैं, या फिर ये जानबूझकर प्लांट की गई खबर है कि शायद कुछ सनसनी सी फैल जाए, कुछ इस तरह की हवा हो जाए कि इंडिया अलायंस मुंबई से पहले पता नहीं क्या कर रही है? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति में नेताजी लोग इतनी पलटी मारते हैं ना कि किसी के बारे में कुछ कह पाना ये लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अभी की तारीख में मायावती इस गठजोड़ के साथ जाने की कोई तैयारी फिलहाल नहीं कर रही। उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनके कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों में है, वो खुद अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनका एक, जिसको कहते हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी का बड़ा क्लियर सा स्टैंड है
कि आप तय करके बताइए, हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे वोटर तो आपके लिए आ जाते हैं, आपके वाले वोटर सब गणित कर जाते हैं, तो वो खेल होने देने से डरती हैं और 2019 का उनका अनुभव बड़ा खराब है। तो मुझे नहीं लगता कि मायावती फिलहाल इस अलायंस में जाने वाली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि पटना से बेंगलुरु और बेंगलुरु से मुंबई, तो एक खबर चाहिए, एक साइकोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं ना कि वॉर गेम चल रहा है 2024 के पहले, तो शायद ये भी एक कोशिश है। आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि 6-7 वो जो एनडीए के अलाइज हैं वो भी हमारे साथ संपर्क में है। तो मुझे लगता है ये सब चलेगा 31 तारीख तक, जब तक ये होगा नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस का हिस्सा अभी तक तो होती हुई दिख रही है। राजीव रंजन जी, आज सवाल यह है कि 2 बैठकें हो चुकी हैं, अब तीसरी होने जा रही है। एक तरफ से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस में अब तक नीतीश जी को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी शायद एक कन्वीनर के तौर पर, वो अब तक नहीं हुई है। क्या अंदर खाने कहीं ना कहीं कई सारे मत हैं, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर हो, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो। कोई कहता है कन्वीनर होगा ही नहीं, कोऑर्डिनेटर होंगे, और कोऑर्डिनेटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होंगे। चल क्या रहा है अंदर? क्योंकि जो बाहर आ रही है एक छवि, वो जनता को कम से कम कंफ्यूज करने के लिए काफी है। मुझे ऐसा लगता है आज की पूरी बहस अपुष्ट खबरों पर ही केवल उनका विश्लेषण हमें करना है, या कोई स्पष्ट तौर पर जो हालात है उस पर चर्चा करनी है। ऐसा हमारे दल के किसी नेता ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए, और ना नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि उन्हें कन्वीनर बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। प्रधानमंत्री पद को लेकर के पार्टी के नेता, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने नेताओं की चर्चा करते हैं, तो ये अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन ये सच है कि इन तमाम तरह के जो तथ्य हैं, ये पटना की बैठक के पहले भी इस तरह के बयान आते थे, अपने अपने नेता को प्रोजेक्ट करने की बात लोग करते थे। उस समय जब लोग जमा होने की बात कर रहे थे तो फोटो आप और कई पुराने उदाहरण बताए गए कि कुछ होने वाला नहीं है। फिर पटना की बैठक से ठोस जमीन तैयार हुई। मुंबई पहुंचने के पहले जब बेंगलुरु आए तो वहां इसे एक नाम मिला। अगली बैठक में स्ट्रक्चर, रोड मैप और जो विजन होगा हमारा, वो देश के सामने आने की पूरी संभावना है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे के खेल में उलझाना चाहती है, और इनका दुष्प्रचार तंत्र बेहद सबल है। इसमें सोशल मीडिया से लेकर अफवाहबाज नेताओं को भी शामिल ये करते हैं। भूपेश बघेल अफवाहबाज है? आप भूपेश बघेल को अफवाहबाज कह रहे हैं? लोगों का आप भूपेश बघेल जी को अफवाहबाज कह रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। और ललन सिंह जी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि ललन सिंह जी ने भी कह दिया है आज कि मुंबई में तय होगा। नाविका जी, आपका सवाल गलत है। मैंने पहले ही कहा, हर दल के नेता अपने नेता को अपना आदर्श मानते हैं, उस नेता की वकालत वो करते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां गठबंधन की शुरुआत के पहले भी कमाल है। पटना से पहले होता तो मानते कि सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन पटना और बेंगलुरु के बाद क्या ये सही है कि ऐसा होना चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? क्योंकि अब तक तो अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि 450 सीट इकट्ठे लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने नेता का नाम बोलते हुए एक बार भी हिचकिचाते नहीं है। दोनों चित भी मेरी, पट भी मेरी हो सकती है। देखिए नविका जी, असली संकट यही है, और मैं एक बात कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि अगर मुंबई की बैठक में इस गठजोड़ का कोई संयोजक नहीं चुना गया, और कोई संयोजक नहीं, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को ही संयोजक चुना जाना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस और ममता बात करने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस और केजरीवाल बात करने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस और चंद्रशेखर राव बात करने को तैयार नहीं थे, उस वक्त अगर किसी एक आदमी ने सबके बीच में बातचीत करने की कोशिश थी तो वो नीतीश कुमार थे। ये अलग बात है कि उसके बाद इस बैठक को लालू प्रसाद यादव ने, पटना की बैठक को जो 12 से 23 जून हुई, उसको ड्राइव किया। लेकिन मेरा यह मानना है
कि आप जब लड़ाई शुरू करते हैं तो पहला कदम नीतीश कुमार को संयोजक बनाकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर कहेंगे, वो कहने की स्थिति में नहीं है, बिहार में भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन क्या इस गठजोड़ में अब तक एक भरोसा नहीं बन पाया? मैं कहता हूं कि कम से कम कोई तो आप प्रधानमंत्री पद तय करेंगे, वो आप हवाला दे रहे हैं कि सांसद चुनेंगे, मान लिया, लेकिन कम से कम कोई एक नेता तो हो। और अगर आप संयोजक मंडल जैसी बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सभी नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, पहला अवसर मिलते ही एक दूसरे की टांग खींचेंगे, यह स्पष्ट हो जाएगा। राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले अफवाहबाज नेताओं से मेरा अभिप्राय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, और जहां तक अलग अलग दलों में जो लोग अपने नेता की वकालत कर रहे हैं वो अस्वाभाविक नहीं है, मैंने ये कहा। आपने मेरे जवाब को गलत तरीके से समझा या जो भी समझा वो आपका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, विपक्षी एकता दिवा स्वप्न नहीं है, इसकी ठोस जमीन तैयार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है जहां तक संगठनात्मक ढांचे का सवाल है। संयोजक होगा या संयोजक मंडल होगा या अध्यक्ष होंगे, जो भी रणनीति होगी, इस पर कोई भी व्यक्ति उस बैठक के फैसले के पहले कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होगा, इसलिए कि देश के इन 26 दलों का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा जो विजन होगा, जो हमारा रोड मैप होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में वो तमाम चीजें त्रिपाठी जी शामिल हैं जिसकी ओर आपने इशारा किया है। लोग कौन होंगे वो सबकी सहमति से होगा, कोई फैसला लोग कौन होंगे ये बाद में तय होगा, और किसी को अधिकार नहीं है पहले कुछ कहने का। अगर किसी को अधिकार नहीं है तो शहजाद पूनावाला जी मुझे ये बता दीजिए कि भूपेश बघेल क्यों कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी क्यों कह रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोग छोटे मोटे इंसान नहीं है, ये मुख्यमंत्री है अपने अपने राज्यों के। ये अगर कह रहे हैं और मुंबई की बैठक से पहले कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या महत्वाकांक्षाओं की प्रॉब्लम है? देखिए, मैं एक एक करके बात को रखता हूं। पहले तो भूपेश बघेल जी ये कहे कि कांग्रेस के नेता या प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे, तो ये बात राजीव जी के थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही और सटीक मालूम होती है। अपने नेता को सब लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। भूपेश बघेल का कोट अनकोट स्टेटमेंट बता रहा हूं, राजीव जी धैर्य से सुनिए। इंडिया का चेहरा, इंडिया अलायंस का चेहरा राहुल गांधी होंगे। अब आप ही ने जो कहा है कि जब तक ये बातों के ऊपर सर्वसम्मति नहीं बनती, उसको ये डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वो ना आपको कुछ समझते हैं, ना वो आपकी परमिशन चाहते हैं, वो यूनिलैटरली डिक्लेयर करते हैं। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी की ओर से अधिकृत तरीके से कहा था कि राहुल गांधी किसी भी हालत में तीसरी बार प्रोजेक्ट न किए जाए। ये प्रियंका कक्कड़ का ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है। अब मुझे बताइए कि दोनों ही नेताओं का कैसे आपकी जो बातें कही गई है उसमें मेल होता है? दूसरी बात, अब देखिए, अफवाहों पे नहीं बात करते, राजीव जी बुरा मान जाते, मैं हकीकत पे बात करता हूं। पहली मीटिंग से पहले हम चली गई, कुशवाहा जी चले गए। पहली मीटिंग होने के बाद एनसीपी चली गई। दूसरी मीटिंग होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लगभग 3 तलाक हो चुका है। आम आदमी पार्टी तो बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहती है। राजीव जी सुन रहे हैं ना? अब तीसरी मीटिंग के पहले इनका सबका जो दिल ऐसे धक धक कर रहा है। तो इसीलिए कोई अफवाह फैलाओ, कोई कंट्रोवर्सी फैलाओ और अपने आप को रेलेवेंट रखो। और नीतीश जी के बारे में तो मैं कहूंगा एक चीज, नाविका, मुझे आज उनके लिए बड़ा बुरा लग रहा है। चाहे कोई बुरा माने ना माने, मैं बीजेपी की ओर से उनके लिए बड़ा बुरा महसूस कर रहा हूं कि कहां वो अच्छे खासे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि तेजस्वी जी का वहां से नाम चल रहा है और यहां पर राष्ट्रीय भूमिका खोजने पर नहीं मिल रही है। और जो प्रधानमंत्री पद का संयोजक कोई पोस्ट मिल जाए उसको भी कांग्रेसी लोग आए दिन खारिज करते हैं। तो राजीव जी के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं, हाँ टीवी डिबेट में वो मुझे गालियां देंगे, वो अपमानित करेंगे, ठीक है, पर राजीव जी हम आपके साथ हैं, हमें आपके लिए बुरा लग रहा है। राजीव जी 30 सेकंड। देखिए, सबसे पहले भूपेश बघेल ने क्या कहा, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा। तो भूपेश बघेल छोटे नेता हैं, कक्कड़ ने कही। भूपेश बघेल जी क्या छोटे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं? आप पूरी बात, आपने 30 सेकंड का समय दिया। सुनती नहीं नाविका जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट
हैं, आपने 30 सेकंड दिया, 30 सेकंड तो सुन लीजिए। इधर कलेश मैं फिर आपको जो कहना होगा मैं सुनूंगा आपके आपकी सामने बात। रख रही हूं ताकि आप इसका भी जवाब दे दें। तो आप अपनी बात कहिए, फिर हमें समय मत दीजिए ना, फिर आप अपनी बात कह लीजिए। बोलिए सर। जब मुझे समय दीजिए तो मेरे 30 सेकंड का सुन लीजिए तो कम से कम। मैंने बस इतना कहा कि नेताओं ने अपने अपने नेता की वकालत की, यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन इस सवाल पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल जी ने खुद क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, इसलिए कि फैसले ये लोग लेंगे। प्रियंका कक्कड़ और भूपेश बघेल जी उस 26 दलों की बैठक के उस बैठक में अपने विचार नहीं रखेंगे। वहां फैसले लेने वाले जो लोग हैं वो तय करेंगे कि कौन होगा कन्वेनर, कौन होगा वहां ये बहुत अच्छी बात, शामिल। नहीं बहुत अच्छी बात, ये तो मैं समझ गई। और आपने पहले ये कहा था कि पटना से पहले लोग ये सब कहते थे, पटना की बैठक के बाद ये नहीं होना चाहिए और ये तय करने वाले अंदर हो। अब इतने बड़े बड़े नेताओं को ये पता नहीं। केवल एक वाक्य राजीव जी की अनुमति से, केवल एक वाक्य राजीव जी, केवल आपकी अनुमति से एक वाक्य। मैंने तो ये कहा ही नहीं नाविका। अरे राजीव जी, पटना के बाद ये बात नहीं होना चाहिए। एक वाक्य, मात्र एक वाक्य। जो भूपेश बघेल ने कहा, अगर वो अधिकृत नहीं था तो कांग्रेस ने अधिकृत रूप से उसका खंडन किया क्या? इंडिया के गठबंधन का चेहरा बोला है उन्होंने। अब मैं पूछ लेता हूं राजीव भाटी जी, इस रॉकेट को लॉन्च कराने में आपकी है कोई भूमिका? भाटी जी करवाना है लॉन्च इस रॉकेट इंडिया को? का चेहरा, इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे राहुल गांधी। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं। अब आप बोल दीजिए कि 450 सीटों पर तो हमारी बिल्कुल तय हो चुकी है रणनीति, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं, इनका हम क्या करें? अरे भाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि 450 सीटों पर हो गई, तो फिर ये क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही कि ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, आपकी डिबेट में बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। जेडीयू के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने खंडन कर दिया, नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि उन्हें कन्वीनर बनाया जाए या वो उनको कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी समर्थक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जोर दे रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। भैया, जब आप सलाह वहां देनी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत प्रतिभावान, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा और अपनी विद्वता को जाया खर्च क्यों करते हैं, उसका वेस्टेज क्यों करते हैं? जब आपसे कोई सलाह मांगे तब सलाह देनी चाहिए। अब आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक दूसरी डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये बात आप कांग्रेस को भी कहेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जी से तो आपने सलाह नहीं मांगी थी, फिर भी वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे राहुल गांधी। अब उनको ये मैंने भी और राजीव रंजन जी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि पार्टी के नेता कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, ना पार्टी के अधिकृत रूप से कोई विवाद है, ना होगा विवाद। बहुत प्यार से, बहुत एक मत होकर निर्णय लिए जाएंगे। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि विवाद भी अधिकृत होता है, विवाद भी अधिकृत होता है, अधिकृत विवाद नहीं है पार्टियों में। अब विवेक बंसल जी, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप रखें पॉलिटिक्स में भी, तो आप भी हंसेंगे इस बात पर कि कहा जा रहा है कि अधिकृत विवाद नहीं है। अरे भैया, विवाद तो कभी अधिकृत नहीं होता, बस विवाद होता है। तो ये विवाद कहां से शुरू हुआ? और मैं मानती हूं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट है, बाकी जितनी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन यहां पर जितने बैठे हुए हैं वो सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर कोई इस वक्त नेता कह सकते हैं, लेकिन कोई फैसला हुआ नहीं है। मुझे जवाब देना है नाविका जी? जी बंसल जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो स्वाभाविक होती हैं, इप्सो फैक्टो जो चीजें हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाई एक जब अधिकृत नहीं होता उससे पहले आप लोग भी कयास लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कि ये होगा, ये अमुक व्यक्ति होगा और उसके पीछे कारण ये है।
तो उन्हीं कारणों को समक्ष रखते हुए ऐसा महसूस किया जाता है कि सर्वसम्मति से उनका चेहरा बनेगा। उस समय वो कहते हैं ना, भाटी जी, राजीव रंजन जी, सुनाई दे गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लिप भिजवा दूंगी आपके पास। पर ये एक और कलेश, बिल्कुल अधिकृत तौर पे अधिकृत विवाद ना करते हुए आज विवेक बंसल जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और आज इसी बात पर पब्लिक पूछ रही है सवाल। पटना से कवि शंकर का सवाल है, क्या नीतीश कुमार फिर वही खेल खेल रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री नहीं बनना कहते कहते कुर्सी से चिपके रहते हैं? राजीव रंजन जी, जवाब दीजिए जनता को। जो पहले उसको लेकर अपनी राय व्यक्त की है, तो उसमें कोई हम लोगों में कोई तू मैं नहीं। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी को हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, और उसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के पूरे अभियान के सूत्रधार हैं, उसके जन्मदाता हैं। नीतीश कुमार जी ने इनके हवा महल में ऐसा बारूदी पलीता लगाया है कि इनका महल धू कर जलने वाला है। अब ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और ये जो तमाम तरह के जो आरोप लगते हैं नीतीश कुमार जी पर, अगर वो एक राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं तो फिर तरस खाइए ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हर बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता, हर डिबेट में नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द इनकी पूरी बहस होती है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी का जो 49 वर्षों का जो राजनीतिक सफर है, बतौर केंद्रीय मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 में उनको जनादेश मिला, 10 में मिला, 15 में मिला, 20 में मिला, 24 में आपका सफाया हम करेंगे, 25 में बिहार में एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, आपकी दाल नहीं गल रही है। अगर तीसरे नंबर की पार्टी उनकी बनी तो इसके लिए आपने बाजाप्ता अपने भाड़े के एजेंट्स का इस्तेमाल किया एलजेपी के जरिए, और फिर एलजेपी को भी उनके बंगले में आग लगा करके 2 टुकड़े करा दिए। अब आपके यहां से निकल करके कोई अगर उन एलजेपी के 2 घटक दलों में से कोई एक दल आपको मुंबई में दिख जाएगा तो फिर आप कहेंगे ये क्या हुआ? तो ऐसा होने वाला है। बड़ी बात कह दी राजीव रंजन जी ने। अब एनडीए में सेंध होने वाली है, उनका दावा है। शहजाद पूनावाला, एनडीए में सेंध होने वाली है। सवार हैं, और आपके दल के अंदर, मैं बोलूं, आपके दल के अंदर आपसे ज्यादा प्रभावशाली नेतृत्व जिसको लोग जवाब दीजिए शहजाद जी का उभर रहा है। देखिए, परफॉर्मर के 30 सेकंड का समय, क्योंकि पब्लिक के सवाल और भी हैं आपके साथ। 30 सेकंड का समय शहजाद पूनावाला। जिनसे बिहार में पुल नहीं संभल रहा, जिनसे बिहार में अपना गठबंधन नहीं संभल रहा, जिनसे बिहार में अपनी पार्टी नहीं संभल रही, आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, जिनसे बिहार में आज बिहार नहीं संभल रहा, अररिया से लेकर बाकी जगह पर कहीं पत्रकार को, कहीं टीचर को गोलियां मारी जा रही है, पुलिस वाले को सरेआम गौ तस्कर मार रहे हैं, वो दूसरों के घर में सेंध की बात कर रहे हैं। और देखिए क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया। एलजेपी जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जो शोषित वंचित समाज की पार्टी है, उसको भाड़े के एजेंट, ये इनके मन में दलितों के प्रति, शोषित वंचित समाज के प्रति इनके मन में भाव है कि जो शोषित वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करता है, राजीव रंजन के लिए वो भाड़े के एजेंट है। कर लीजिए। मैं हाथ जोड़कर बिहार की जनता को और खास करके पासवान जी के वोटरों को चिन्हित करके बोलना चाहता हूं, ये आपको भाड़े के एजेंट कह रहे हैं। मेरा जवाब ये भाड़े के एजेंट मानते हैं। अब भाड़े का कौन हो चुका है ये तो राहुल गांधी की पार्टी ने सिद्ध कर दिया। आए थे बड़े फाउंडर बन के और फाउंड्री में पहुंचा दिया है। बनेंगे तो राहुल ही, ये बोल दिया है साफ। अरे बाकी भूपेश बाघेल को छोड़ो, यहां के डिबेट में बैठने वाले बंसल जी बोल गए। और आपकी स्थिति यह है मान्यवर कि हमारे समय पर गर्व से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब तो पता नहीं कब वीआरएस हाथ में थमा दिया जाएगा। मैं मत खुलवाइए। सुधींद्र भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में या राज्यों में आप ये समीकरण देख रहे हैं? राजीव रंजन जी, सुधींद्र भदौरिया जी आपके टर्न के लिए वेट कर रहे थे। सुधींद्र भदौरिया जी, क्या आप समझते हैं कि ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में तहलका मचाने वाला है और उत्तर प्रदेश में इनके सामने ना बहन मायावती टिक पाएंगी, ना योगी आदित्यनाथ टिक पाएंगे, ना डबल इंजन मोदी और योगी का चल पाएगा? क्या ये सब तय हो चुका है? देखिए, 2024 के चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो अपने आप में बोलेंगे।
जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है और जितना मैं जानता हूं और समझता हूं, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए किसी को देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि 2014 में लोकसभा में सीटें कितनी भी आई हों, पर बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी थी, बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद परसेंटेज ऑफ वोट में। अब 2019 में भी यही परफॉर्मेंस रहा और 2022 का जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो ये कहा गया कि अब ना ये इनके साथ है ना उनके साथ है, तो इनका तो कुछ होगा नहीं। और सीट भी आपको मालूम है नहीं आई है, जो भी आई है, पर हमको 1,20,00,000 वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं। 1,20,00,000 वोट को 80 लोकसभा में आप बांट दीजिए तो कम से कम नहीं तो लगभग 1.5 लाख हर जिले के अंदर वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के और लोकसभा की सीटों पे। आप इतने तो सीनियर नेता हैं भदौरिया जी, सीटों से तय होता है कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है, और जितने मर्जी वोट मिलने, अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो लोकतंत्र में आपका अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाता है। और मायावती जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरफ जाएं, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई है और जनता यही सवाल पूछ रही है। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, जब कांग्रेस का इतिहास ही बिना अपना पीएम बनाए सहारा देकर सरकार गिराने का रहा है, तो ये दूसरी पार्टियां कांग्रेस पर भरोसा कैसे कर रही हैं? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या गारंटी है कि सभी घटक दलों में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाएगी? सानिका भोसले का गोवा से सवाल है, इंडिया गठबंधन करना क्या चाहता है? पब्लिक कंफ्यूज हो रही है जबकि बीजेपी का लक्ष्य साफ दिखता है, ऐसा क्यों है? चंदन शर्मा सागर का बलिया उत्तर प्रदेश से सवाल है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग क्रिकेट टीम बना रहे हैं, पर यह तो पता होना चाहिए कि किस कैप्टन के नेतृत्व में टीम खेलेगी। सतीश ध्यानी का गाजियाबाद से सवाल है, विपक्ष पीएम का नाम ना बताए पर यह तक क्यों नहीं कह पा रहा कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसकी पार्टी का पीएम बनेगा? इतना तो बता ही सकते हैं ना भाटी जी कि जिसकी ज्यादा सीटें वो बनेगा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। जी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा भाटी जी, उत्तर प्रदेश के पहले सवाल मैं कहना पर चाहूंगा देखिए, जब गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो बाबा साहब भी इस देश में चुनाव हारे हैं, मान्यवर काशीराम जी एक बार केवल एमपी बने हैं, तो आप इस तरह से बड़े बड़े व्यक्तित्वों को सीट हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, हारे तो चौधरी चरण सिंह भी हैं, मैं किसी के व्यक्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठा रही भदौरिया जी, मैं बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन लोकतंत्र में तो देखा जाता है ना, असेंबली में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, उसी पर तय होता है। लोकतंत्र में परम पूज्य बाबा साहब की हैसियत तमाम नेताओं से ज्यादा है। चलिए मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं बाबा साहब की हैसियत पर सवाल करूं, लेकिन भाटी जी जवाब दें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो जो विरोधी लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो कह रहे थे गठबंधन हो ही नहीं सकता, एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते, साथ बैठ ही नहीं सकते। बैठे, 26 पार्टियां एक हो गई, उसका नाम भी तय हो गया। अब ये लगातार कयास ही लगाते रहेंगे कि अब चेहरे पे लड़ाई होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। फिर ये चुनाव के बाद के कयास लगाएंगे कि कैसे ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। उसके लिए पूरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ेंगे, एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट लड़ाएंगे, मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा और आम सहमति से हम प्रधानमंत्री भी तय कर लेंगे। ये आने वाले आज जो समय है वो सारे सवालों के जवाब देता चला जाएगा। और इंडिया गठबंधन बहुत, अब जो माननीय मोदी जी जितने डरे हुए हैं, उनका भय देख कर लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। चलिए, मोदी जी डरे हुए हैं, अडवाणी जी को भी नमस्कार, शहजाद जी, लेकिन जनता क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। राजेश का सहारनपुर का सवाल है और ये कह रहे हैं विपक्ष सिर्फ इतना बता दे कि भानुमति के कुंभे पर क्यों सिर्फ इसलिए जनता विश्वास कर ले कि ये मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। केदार सिंह जी एम जडेजा का
गांधी धाम से सवाल है, अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा कि किसको वोट देना है तो मैं किस सोच के साथ और किस पार्टी को वोट दूंगा? एक बात शहजाद, भाटी 10 जी, सेकंड। 10 सेकंड। भाटी जी मेरे अच्छे बड़े भाई हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि पहले वो जो लोग एक दूसरे को कोसते थे वो आए ही मोदी के डर से हैं, आए साथ मोदी के डर से, तो मोदी जी कहां से डरने लगे? आप लोग डर के मारे एक साथ हुए हो मान्यवर। लेकिन अब अगले 3 दिनों में बैठक होने जा रही है मुंबई में। अब मुंबई में से क्या निकलेगा ये जनता देखने के लिए उत्सुक है। क्या एक कैंडिडेट, क्या एक विजन, क्या एक कन्वीनर, क्या एक अध्यक्ष, ये सब निकल आ पाएगा? मुंबई की मीटिंग जो 31 और 1 तारीख की है। भारतीय राजनीति की पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चैलेंज शायद उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी ही नहीं, योगी आदित्यनाथ से लड़ाई लड़नी है। ऐसे में मायावती से इंडिया के नेताओं के संपर्क की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए कि नहीं, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जहां इंडिया अलायंस के सामने खुद को ताकतवर बनाने की चुनौती है, तो वहीं पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता जैसे नेताओं के होते हुए कौन उनका लीडर होगा, ये सवाल लाख टके का है। आज सवाल पब्लिक का यही सबसे बड़ा है कि कौन होगा चेहरा इंडिया अलायंस का।